प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक 2026 का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, 2026 में पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो विशेष करके ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा जरूरी है। इसमें मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूँ जिसकी जानकारी आपको कहीं से देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, किस ग्रुप में आप फॉर्म को फिलअप करना है, कौन सा ग्रुप आपके लिए बेटर रहेगा, कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर रहेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कभी आपको पॉलिटेक्निक से संबंधित कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप पॉलिटेक्निक के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे कि आप किसी भी अपडेट से वंचित ना हो पाए। इसके अलावा अगर आपके पास नोट्स और ई बुक नहीं है तैयारी के लिए, आपको मालूम है कि मार्केट में अगर आप पॉलिटेक्निक की बुक्स वगैरह भी लेने जाते हैं तो काफी महंगे महंगे बुक्स वगैरह आते हैं। तो यहाँ से आपको पॉलिटेक्निक के नोट्स ई बुक भी देखने को मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के पिछले साल के आपको ओरिजिनल बोर्ड पेपर, जो आपका पेपर होता है एंट्रेंस एग्जाम का, प्रवेश परीक्षा का, वो ओरिजिनल पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये कहाँ पे मिलेगा? आप प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मात्र 49 रुपए में आप इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। सारे नोट्स होंगे, ई बुक होंगे, ओरिजिनल पेपर होगा। इसके अलावा मैंने आपको 1500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ भी दिए हैं। तो इसको क्या करना है, आपको अपने स्तर से प्रैक्टिस वगैरह करते रहना है। ठीक है, ये सारे नोट्स पीडीएफ आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मात्र 49 रुपए में देखने को मिल जाएंगे। आपको मेहनत, देखिए मेहनत तो इसमें आपको ही करना है। आप तैयारी जैसे भी कीजिए, जहां से कीजिए, बस आपको तैयारी अच्छे खासे तरीके से करनी है कि प्रवेश परीक्षा में आपके अच्छे खासे नंबर आए। नंबर अच्छे खासे आएंगे तो आपको अच्छा खासा सरकारी कॉलेज देखने को मिलेगा और जैसे ही वहां से आप पास आउट होंगे तो अच्छी खासी आपको नौकरी अर्थात जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। डेट वगैरह तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका फॉर्म 15 जनवरी से फिलअप होना स्टार्ट है और 30 अप्रैल 2026 आपके फॉर्म भरने की क्या है, लास्ट डेट है। डेट को आपको याद रखना है। इससे पहले ही आपको क्या करना है, फॉर्म को फिलअप कर लेना है। उसके बाद से देखिए इसमें कई सारे ग्रुप्स वगैरह होते हैं। अभी ग्रुप के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से समझ लीजिए कि आपका एक ग्रुप ए हो गया, एक आपका ई हो गया और एक आपका बी से लेकर के एल तक हो गया और एक आपका हो गया के से लेकर के के1 से लेकर के के8 तक। तो इसमें होता क्या है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो किस ग्रुप में फॉर्म को फिलअप करते हैं, या तो ए ग्रुप में फॉर्म को फिलअप करते हैं या तो ई ग्रुप में फॉर्म को फिलअप करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इनका बेटा कहिए कि इंजीनियर बन गया है, पॉलिटेक्निक किया था, तो वो या तो वो ए ग्रुप से होगा या फिर कहिए कि आपका के ग्रुप से होगा। के में क्या होता है और ए में क्या होता है? के में अगर आपको डायरेक्टली 12th के बेस पे या फिर 10th के बाद से आपने आईटीआई वगैरह किया हुआ है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक आपका 3 साल का होता है, तो पॉलिटेक्निक के आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, अर्थात 3 साल का पॉलिटेक्निक आपका केवल क्या होता है, 2 ही साल का होता है। इसे हम क्या कहते हैं, एलई लेटरल एंट्री कहते हैं, अर्थात कहिए कि 1 साल आपका कम हो जाता है, डायरेक्टली आपका सेकेंड ईयर के पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होता है। तो ये एक आपका ए ग्रुप हो गया। ये आपका 3 साल का होगा, जो मेन होता है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं जो पॉलिटेक्निक करते हैं, वो आपका कौन सा ग्रुप होता है, ए होता है। अब इसके अंदर आप जाएंगे, जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, मान लीजिए कि आपने ग्रुप ए से फॉर्म फिलअप किया। अब इसके अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे कि आपको सिविल इंजीनियरिंग बनना है, जैसे घर वगैरह बनना, बिल्डिंग वगैरह बनते हैं। ठीक है, ये सिविल इंजीनियरिंग का काम होता है, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग करना है या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, जैसे मशीनरी का काम हो गया, गाड़ी बनती है, बाइक बनती है, रोबोट बनते हैं, मतलब मैकेनिकल काम जो मशीनरी काम है। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहेगा। फिर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहेगा, अगर आप ट्रांसफार्मर, विद्युत से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड करके काम वगैरह करना चाहते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच रहेगा। फिर एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रहेगा, अगर आप मान लीजिए जैसे आपके टीवी हो गए, रिमोट हो गए, आईसी वगैरह की चीजें हो गई, इसके बारे में आप काम सीखना चाहते हैं, काम जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच हो जाएगा। इसके अलावा आप केमिकल से, जैसे आपके फर्टिलाइजर, उर्वरक वगैरह, खाद वगैरह होते हैं, उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, उससे आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपके लिए केमिकल इंजीनियरिंग होता है। फिर आपका प्लास्टिक मोल्ड, प्लास्टिक से संबंधित आपका इंजीनियरिंग होता है, पीएमटी से कहते हैं, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी। फिर पेंट से संबंधित इंजीनियरिंग होता है। कई सारे इसमें आपको ग्रुप ए के अंतर्गत ही कई सारे कोर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे मेन आपका ग्रुप कौन सा होता है, अगर आपको पॉलिटेक्निक करना है, इंजीनियरिंग करना है और आपको एक अच्छा खासा इंजीनियर बनना है, तो सबसे मेन ग्रुप आपका कौन सा होता है, आपका ए होता है। और इसी का चचेरा भाई हम कह सकते हैं ग्रुप के। तो ग्रुप के और ए एक तरीके से सेम है, बस इसमें ये है कि इसमें आपका जो एडमिशन होगा वो डायरेक्टली किसमें होगा, डायरेक्टली आपका एडमिशन सेकेंड ईयर में होगा। इसमें 1 साल आपका बच जाता है। तो इसमें कौन से बच्चे फॉर्म को फिलअप करते हैं, ये थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों के सामने कि सर हम ग्रुप ए से फॉर्म को फिलअप करेंगे या फिर ग्रुप के से फॉर्म को फिलअप करेंगे, क्योंकि दोनों में लगभग सेम लेवल के कोर्सेज आते हैं, बस के लिए कि 1 साल आपका बच जाता है।
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फॉर्म फिलअप करते हैं वो ग्रुप ए में करते हैं। अब के में कौन से बच्चे करते हैं, मान लीजिए कि आपने 12th पास कर लिया है, उसके बाद से कहिए कि आप बैठे हुए हैं या फिर 1 साल आपने तैयारी किया है या फिर जिस साल आप 12th पास कर रहे हैं उस साल भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन 12th के बेस पे आप आएँगे तो आपके लिए थोड़ा-सा टफ पड़ जाता है। इसीलिए जो बच्चे, मान लीजिए कि कोई बच्चा है 2026 में 12th पास करने वाला है, जैसे हम लोग भी जब आए थे, तो भले ही हमने 12th पास करके हम लोग आए थे या फिर जितने बच्चे आते हैं, लेकिन वो फॉर्म किसमें फिलअप करते हैं, ग्रुप ए में ही फिलअप करते हैं। 3 साल का पॉलिटेक्निक करते हैं जो कि सबसे बेस्ट रहता है, सबसे अच्छा रहता है। अगर आपका कहिए कि बेस थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है, 9th, 10th, 11th, 12th काफ़ी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग है, इस केस में आप डायरेक्टली 12th के बेस पे फॉर्म को फिलअप करके क्या कर सकते हैं, इस ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं। बस 1 साल आपका बच जाएगा, यही इसमें एक फ़ायदा होता है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपने 10th के बाद से क्या किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, आप इस ग्रुप में फॉर्म को फिलअप करके डायरेक्टली आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसकी सीटें हर एक कॉलेज में मान लीजिए कि 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में 90 सीटें आपकी पॉलिटेक्निक की होंगी अर्थात ग्रुप ए की होंगी और 10 सीटें आपकी इसकी होंगी। आप जब एडमिशन हो जाएगा तो आपको खुद भी पता चल जाएगा। लेटरल एंट्री की सीटें काफ़ी कम होती हैं क्योंकि इसमें बच्चे भी काफ़ी कम होते हैं, फॉर्म भी काफ़ी कम फिलअप होते हैं। इसमें वही बच्चे फिलअप करते हैं जो 10th के बाद से आईटीआई किए हुए हैं या फिर कहिए कि जॉब वगैरह कर रहे हैं, वो फिलअप कर देते हैं। या फिर कई सारे बच्चे 12th पास करके कहिए कि 12th के बेस पे फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो इसमें फिलअप कर देते हैं। या फिर कई सारे बच्चे क्या करते हैं, 12th पास आउट हो गए हैं, उसके बाद से इधर-उधर घूम रहे हैं, 1-2 साल कहीं काम वगैरह किए, फिर उनको लगता था कि नहीं यार हमें पॉलिटेक्निक करना चाहिए, तो वो बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप के में अर्थात के 1 से लेकर के 8 में 8 तक ग्रुप आता है, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा के 1, के 2, के 3 क्या होता है, तो इसमें फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो ग्रुप ए हो गया, इसमें मैंने आपको बताया कि सिविल होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। सेम वही जब आप इसमें जाएँगे तो इसमें वही आपका इसका नाम दे दिया गया है, के 1 सिविल इंजीनियरिंग हो गया, फिर के 2, के 3, के 4 मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, ठीक है? वही इसका नाम दे दिया गया है, तो इसमें अलग-अलग आपका नाम दे दिया गया है के 1, के 2, के 3 करके और इसमें सभी इसके अंतर्गत ही अर्थात ग्रुप ए के अंतर्गत ही सभी आपके डायरेक्टली आ जाते हैं कि हाँ, ग्रुप ए से आपने फॉर्म को फिलअप किया है। अब उसके बाद से जैसे आपका एडमिशन होगा तो उसके पहले जब आपकी काउंसलिंग होती है तो उसमें आपसे पूछा जाएगा या फिर कहिए कि आप फॉर्म को फिलअप करेंगे कि हमें सिविल चाहिए, यहाँ पे मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। कहने का सीधा मतलब है कि अगर आप 2026 में 12th पास करने वाले भी हैं, अर्थात कहिए कि 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो इस केस में आपको जो फॉर्म फिलअप करना है, वो आपको ग्रुप ए से ही फॉर्म को फिलअप करना है। फ्रेश आपको जो हर बच्चे कहिए कि हर एक बच्चा करता है 3 साल का पॉलिटेक्निक, वही आपको फ्रेश पॉलिटेक्निक करना है। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दीबाज़ी है कि हाँ, हमें बहुत जल्दी-जल्दी कहिए कि एक तरीके से पॉलिटेक्निक करना है, 1 साल हमारा बच जाए, तो इस केस में आप 2026 में 12th पास करने वाले हैं, तो इस केस में आप 12th के बेस पे भी आप कहिए कि के वाले ग्रुप से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या फिर 10th के बाद से आपने आईटीआई किया हुआ है, तो इस केस में भी आप कहिए कि इस ग्रुप में के वाले ग्रुप में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इतना तो समझ गए आप कि हाँ, इसका इसी का चचेरा भाई आपका ये होता है। फिर ये ई ग्रुप क्या है? तो एक होता है आपका जीकअप के अंतर्गत जो आपका कोर्स होता है, एक तो आपका इंजीनियरिंग का कोर्स होगा जिसे हम पॉलिटेक्निक कहते हैं और एक होता है आपका डी फार्मेसी। ऐसे नॉर्मली मैं अगर आपको बताऊँ तो कई बार आपने देखा होगा कई लोग अपना मेडिकल वगैरह खोल करके दवाइयों के बारे में मेडिकल लाइन का ये कोर्स है कि दवाई के बारे में या फिर अपना मेडिकल वगैरह खोलना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं डी फार्मेसी अर्थात डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं। ये आपका ग्रुप ई में आता है। फिर उसके बाद से बी से लेकर के सी, डी, ई, एफ, आई कहिए कि और एल तक दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है कई सारे एग्रीकल्चर के कोर्स होते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों की रुचि होती है कि हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करेंगे अर्थात कृषि से संबंधित जैसे किसान बनना एक तरीके से, क्या खादों के बारे में जानना, जमीन के बारे में जानना, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो इसके कई सारे ग्रुप है, अभी मैं आपको आगे आगे करिए कि एक-एक को डिटेल में बताऊँगा। फिर उसके बाद से मान लीजिए कि आप होटल मैनेजमेंट का कि होटल कैसे चलाते हैं, होटल में कैसे काम वगैरह होता है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका यहाँ पे कोर्स रहता है, इस ग्रुप में रहता है, ठीक है? तो ये सारे आपके ग्रुप होते हैं। सबसे मेन ग्रुप कौन-सा होता है जिसमें सभी बच्चे आते हैं, इन सब ग्रुप में इसमें ज़्यादा बच्चे आते हैं, ठीक है? और इसमें ज़्यादा बच्चे आते हैं, कहिए कि लाखों से ऊपर बच्चे इन दोनों में अप्लाई करते हैं और इसमें काफ़ी सीटें कम होती हैं, इसी का चचेरा भाई है, तो इसमें कम बच्चे अप्लाई करते हैं क्योंकि बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो 12th के बेस पे अप्लाई करते हैं या फिर आईटीआई किए हुए होते हैं, वो अप्लाई करते हैं क्योंकि इसमें जो सीटें होती हैं, वो काफ़ी कम होती है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा फॉर्म किसमें फिलअप होता है? ग्रुप ए में फिलअप होता है और जो मेडिकल लाइन में बच्चे जाना चाहते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी का कहिए कि कोर्स करते हैं, वो ग्रुप ई में कहिए कि ई1, ई2 इसमें होता है, वो ग्रुप ई में कहिए कि फॉर्म को फिलअप करते हैं और कुछ ही बच्चे होते हैं जो इन सब ग्रुप में आते हैं। बहुत बहुत कहिए कि मिनिमम स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी कम होते हैं जो इन सब चीज़ों में कहिए कि इन ग्रुप में फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए ग्रुप के बारे में, अभी थोड़ा-सा और आगे मैं डिटेल में आपको बता दूँगा। फिर यहाँ पे देखिए 15 मई 2026 से लेकर के 22 मई 2026 तक आपका क्या होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा अर्थात प्रवेश परीक्षा आपका होगा। आपको मालूम है कि प्रवेश परीक्षा आपका कैसे होता है? ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पे बैठ करके। उसमें आपका जैसे एक क्वेश्चन पूछा उसके नीचे 1, 2
3-4 ऑप्शन आ गए, बस इसमें आपको टिक करना होगा, ठीक है? कंप्यूटर पे बैठ कर के उसमें कुछ लिखना नहीं होता है, बस आपको टिक करना होता है। अब उसमें आप पहले आपका नेगेटिव मार्किंग था कि हाँ, अगर आप गलत करते हैं, तो उसका आपका अलग से भी नंबर काटा जाएगा, लेकिन अब आपके नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 100 को आपको टिक करना है, जो आता है उसको अच्छे से टिक कीजिए, जो नहीं आता है उसको भी आपको टिक कर देना है क्योंकि तुक्का लग जाता है, कभी-कभी वो भी सही हो जाता है। जब नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सभी को आपको टिक कर देना होता है। तो इस तरीके से आपको कंप्यूटर पे बैठ करके जो कंप्यूटर बेस्ड करिए के टेस्ट होता है, अर्थात कंप्यूटर पे बैठ करके आपको ऑनलाइन तरीके से परीक्षा देनी होती है कैमरे की निगरानी में और सभी आपके एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस करिए के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। आपके एक क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उसके नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, एक को आपको टिक करना होगा, ठीक है? इतना चीज़ आप समझ गए, अब चलिए थोड़ा-सा आगे चलते हैं। ये आपकी क्या है वेबसाइट है जीकप, ठीक है? आप डायरेक्टली सर्च करेंगे JEECUP। ये क्या होता है? ये केवल आपके पॉलिटेक्निक के लिए एडमिशन की वेबसाइट है, ठीक है? यहाँ से आप फॉर्म फिल अप करते हैं, अभी जो आप आवेदन करेंगे, फॉर्म फिल अप करेंगे, इसी वेबसाइट से करेंगे और जैसे ही आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाता है, तो जैसे आपका हाई स्कूल और कहिए कि इंटर में आपका कौन-सा बोर्ड होगा? यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड होगा, कई सारे बोर्ड होते हैं। उसी प्रकार से जैसे ही आप कहिए कि एडमिशन ले लेते हैं पॉलिटेक्निक में, तो आपका जीकप से कोई लेना-देना नहीं रहेगा। आपका हो जाएगा बोर्ड BTEUP यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। ये आपका क्या हो जाता है? बोर्ड हो जाता है। अभी जो आप जीकप है, ये वेबसाइट क्या कराती है अर्थात यहाँ से क्या होता है आपका जीकप से केवल आपका ऑनलाइन तरीके से फॉर्म फिल अप होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट आता है, फिर आपका काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग के बाद से आपका एडमिशन हो जाता है। जैसे ही आपका एडमिशन होगा, उसके बाद से ज़िंदगी में आपको जीकप से कोई लेना-देना नहीं होता है। ये बस आपका कहिए कि एडमिशन के प्रोसेस तक ही कहिए कि इसका काम होता है। उसके बाद से जैसे आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप इस बोर्ड में चले आएँगे B2B यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में चले आएँगे। जैसे हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में आपका यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड होगा, वैसे आपका ये वाला बोर्ड होगा। तो अभी जो आपका काम करना है फॉर्म फिल अप करना हो गया, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बाद से रिजल्ट आ गया, ठीक है? काउंसलिंग कराना हो गया, वो सारे काम आपके यहीं से होंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि काउंसलिंग अगर आप हमारे स्तर से कराते हैं तो पूरी आपको गाइडेंस वगैरह दी जाती है कि आपको कौन-सा ब्रांच लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हर बार एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे नंबर लाते हैं, एक तरीके से अच्छा नंबर ला करके पास हो जाते हैं, लेकिन इन कहिए कि काउंसलिंग जब होती है उसमें वो गलती कर देते हैं और छोटी-सी लापरवाही, छोटी-सी गलती की वजह से उनका क्या हो जाता है, 1 साल वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सभी बच्चे जुड़े रहेंगे और कहिए कि हर साल कहिए कि कई हज़ारों बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, तो यहाँ से अगर आप काउंसलिंग कराते हैं, मिनिमम चार्जेज़ में आपकी काउंसलिंग हो जाती है। आप कहीं से भी करा सकते हैं, आपके दोस्त वगैरह जानकार भाई-बहन होंगे उनसे करा सकते हैं या फिर साइबर कैफ़े से भी करा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास जानकारी नहीं होती है, वो गलत कहिए कि कॉलेज को फिल अप कर देते हैं, गलत कॉलेज में कहिए कि एडमिशन करा देते हैं। फिर आगे चल के समस्या ये होती है कि चलिए आप पॉलिटेक्निक तो कर लिए, लेकिन उससे उसके बाद से आपको जॉब देखने को नहीं मिलती है, वहाँ पे प्लेसमेंट होता ही नहीं है, नौकरी के लिए वहाँ से लगती ही नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे जुड़े रहेंगे तो आपको सारी गाइडेंस, सारी जानकारी वगैरह टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो ये चीज़ आप समझ गए, डेट वगैरह मैंने आपको बता दिया। परीक्षा तिथि 15 मई से लेकर के आपका और कहिए कि 22 मई के बीच में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, वो 15 से लेकर के 22 मई के बीच में कराया जाएगा। अब इसमें कई सारे ग्रुप हैं और कहिए कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे होंगे, तो आपका जैसे एडमिट कार्ड आएगा, रोल नंबर आएगा, तो उसमें लिखा रहेगा कि हाँ, आपका किसी का 15 को होगा, किसी का 16 को, किसी का 17 को, किसी का 18 को, किसी का 19 को, 20 को, 21 को, 22 को, कई शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है। ये आपकी एग्जाम की डेट है। ठीक है? उसके बाद से देखिए, यहाँ पे देखिए वही डेट दिया गया है एकदम करिए कि विस्तार में कि हाँ, प्रारंभ है 15/1/2026 से फॉर्म फिल अप होना प्रारंभ है और 30/4/2026 इसकी लास्ट डेट है। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हो जाती है, तो आप उसका अगर करेक्शन करना चाहते हैं, तो 26/4/2026 से लेकर के और 30/4/2026 तक आप क्या कर सकते हैं, अपने अपने फॉर्म का करेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जब फॉर्म फिल अप करते हैं, तो गलती कर देते हैं, तो ये आपके करेक्शन की डेट है। परीक्षा प्रवेश जो परीक्षा के लिए आपका एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र आता है, वो आपको कब तक देखने को मिलेगा? तो 8/5/2026 तक आपको वेबसाइट पे अपना एडमिट कार्ड अर्थात प्रवेश पत्र देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से देखिए आयोजन कब होगा, तो सभी ग्रुप का जो आयोजन होने वाला है एग्जाम का, एंट्रेंस एग्जाम का, वो 15/5/2026 से लेकर के 22/5/2026 के बीच में करिए कि निर्धारित कराया जाएगा और किस डेट में और किस शिफ्ट में आपका होगा, ये जब आपका एडमिट कार्ड आता है, तब आपको मालूम चलता है कि हाँ, प्रवेश पत्र में दिया रहेगा कि हाँ, आपका 15 को है या फिर 16 को है या फिर 17 को या फिर 18 को या फिर 19 को, 20 को, 21 को, 22 को, मॉर्निंग में है या फिर इवनिंग टाइम में है, 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है, तो वो सारी चीज़ें जब आपका एडमिट कार्ड आता है, उसपे मेंशन रहती है, ठीक है? और सारे फॉर्म आपके क्या होते हैं, ऑनलाइन ही फिल अप होते हैं और सारे आपके एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, वो आपके ऑनलाइन ही होते हैं। फिर उसके बाद से आपका रिजल्ट इसका कब तक आ जाएगा, जीकप का जो आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, प्रवेश परीक्षा देंगे, उसका रिजल्ट आपका 30/5/2026 को आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब रिजल्ट के बाद से क्या होता है, रिजल्ट आपने देख लिया, आपको सारी चीज़ें मालूम चल गई, उसके बाद से आपको एडमिशन के लिए क्या कराना होता है, काउंसलिंग कराना होता है। काउंसलिंग क्या होता है, भाई मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि हर एक ग्रुप में कई-कई लाख बच्चे फॉर्म को फिल अप किए हैं। मान लीजिए कि ए ग्रुप का हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हाँ, ए ग्रुप में 4 लाख बच्चे फॉर्म को फिल अप किए हैं।
और टोटल जो आपके मान लीजिए कि सीटें हैं, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एडेड हो, सभी को मिलाकर के टोटल मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि टोटल सीटें मान लीजिए कि आपकी 1.5 लाख है, ठीक है? टोटल सीटें आपकी 1.5 लाख है और 4 लाख बच्चे हैं, तो सभी का तो एडमिशन हो नहीं पाएगा। तो इसमें से काउंसलिंग इसलिए होता है कि हाँ, जो अच्छे खासे बच्चे हैं एंट्रेंस में अच्छा खासा नंबर लाए हैं और कहिए कि कैटेगरी वाइज़ कुछ रिजर्वेशन की भी सीटें होती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग कहिए कि यहाँ से चीज़ें वितरण होती है कि हाँ, इन बच्चों को सीटें मिल पाएँगी, इन बच्चों को सीटें नहीं मिल पाएँगी। लेकिन ग्रुप ए की बात करें तो अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। नहीं पढ़ाई कर पाते हैं या फिर थोड़ा-सा कम नंबर आता है तो सरकार जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह है वो तो आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि पॉलिटेक्निक की बात करें काफ़ी सारी सीटें होती हैं। ग्रुप ए की बात करें और ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ई में आपके गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी कम है। इसमें आपके प्राइवेट कॉलेज जो डी फार्मा का कॉलेज हो गया, इसमें प्राइवेट कॉलेज आपके ज़्यादा है, ठीक है? तो एडमिशन आपको कैसे ना कैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो मिल गया, नहीं तो प्राइवेट तो आपके लिए रखा हुआ है। तो ये होता है आपका क्या होता है एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया कि हाँ, ये होता है आपका काउंसलिंग कि हाँ, इस तरीके से काउंसलिंग के प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। बिना काउंसलिंग के आपका एडमिशन होता ही नहीं है, ठीक है? अब काउंसलिंग बहुत सारे बच्चे सही तरीके से कर पाते हैं या फिर बहुत सारे बच्चे साइबर कैफ़े से कराते हैं। साइबर कैफ़े वाले भी कभी-कभी गलती कर देते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे जुड़े रहेंगे, हमारे स्तर से भी मिनिमम चार्जेज़ में आप यहाँ से भी काउंसलिंग करा सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपसे बात किया जाएगा, सारी आपकी रुचि देखी जाएगी कि हाँ, किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, कौन-सा कोर्स लेना चाहते हैं। उसके बाद से आपकी काउंसलिंग वगैरह की जाएगी और अच्छा खासा एक सरकारी कॉलेज अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलने लायक होगा, थोड़ा बहुत भी आपको आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, प्रवेश परीक्षा में अच्छा खासा नंबर आया होगा, तो आपको सरकारी कॉलेज वगैरह दिला दिया जाएगा। उसके बाद से देखिए समस्त काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश की अंतिम तिथि यानी कि पूरा जो आपका काउंसलिंग होगा कब तक होगा, उसके बाद से आपका एडमिशन कॉलेज में कब तक हो जाएगा, तो 31/7/2026 से पहले आपका ये पूरा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और ये सारी जानकारी वगैरह वगैरह अपडेट्स वगैरह जीकप जो है जो कल की विभाग है, वो आपका जीकप की वेबसाइट पे जारी करते रहेगा कि हाँ, कैसे काउंसलिंग कई शिफ्ट में होता है। जैसे पहला राउंड हो गया, तो पहले राउंड में 3-4 दिन प्रोसेस चलेगा, 5 दिन, फिर दूसरा राउंड भी स्टार्ट होगा, फिर तीसरा राउंड, कई राउंड में आपकी काउंसलिंग वगैरह होती है, ठीक है? इसके बारे में अभी आपके पास जानकारी नहीं होगी और इसको अभी आपके कल की जानकारी लेने से फ़ायदा भी नहीं है। ये जब आपकी काउंसलिंग होगी, अभी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पे फ़ोकस कीजिए। जब आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी, तब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि काउंसलिंग कैसे होता है और आप चाहें तो हमारे स्तर से भी काउंसलिंग को करा सकते हैं। अब चलिए थोड़ा-सा आगे चलते हैं, उसके बाद से देख लेते हैं इम्पोर्टेंट कुछ चीज़, फिर यहाँ पे ये आपके लिए नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद से आगे चलते हैं। अब देखिए उसके बाद से ये देखिए मैंने आपको ग्रुप बताए, सभी ग्रुप ए के एग्ज़ाम वगैरह वही 15 से लेकर के 22 मई तक होने वाले हैं। अब यहाँ पे थोड़ा-सा देख लीजिए कि आप कितने ग्रुप में एक साथ आवेदन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो सोच रहा है कि हम ग्रुप ए में फॉर्म फिल अप कर दें, अगर इसमें गवर्नमेंट सीटें मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो हम ग्रुप ई का भी फॉर्म फिल अप कर दे रहे हैं और ग्रुप के का भी फॉर्म फिल अप कर दे रहे हैं। तो एक बच्चा जो है वो अधिकतम 3 ग्रुप में फॉर्म को फिल अप कर सकता है। किस ग्रुप में? जैसे आपका एक हो गया, एक आपका ई हो गया, ठीक है? एक आपका कौन-सा हो गया? एक आपका ए ग्रुप हो गया। चलिए आपने ए में फॉर्म को फिल अप कर दिया कि ए में मिल गया कोई कॉलेज वगैरह, कोई सीट वगैरह तो ठीक है, नहीं तो हम ग्रुप ई में भी फॉर्म को फिल अप कर दे रहे हैं, तो आप ग्रुप ई में भी फिल अप कर सकते हैं। उसके बाद से ये जितने ग्रुप हैं, इसमें से आप किसी एक में फिल अप कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें से आप किसी एक में फिल अप कर सकते हैं। अधिकतम देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी अधिकतम 3 आवेदन ही कर सकता है, अर्थात अधिकतम 3 ग्रुप में आप फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। तो एक ए ग्रुप में फॉर्म को फिल अप कर देना आप, एक ई में फिल अप कर देना। अगर आपको मेडिकल लाइन में डी फार्मेसी का कोर्स करना होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए ही वाले होते हैं और ई वाले ही होते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास क्वालिफिकेशन होगा 12th के बाद आपने 10th के बाद आपने आईटीआई किया होगा या फिर कहिए कि किसी और फील्ड में आपको जाना होगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना होगा, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना होगा, तो इन सब ग्रुप में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। आवेदन शुल्क आपको मालूम है कि हाँ, हर एक बच्चे का जो जनरल और ओबीसी का बच्चा है, उसके लिए ₹300 लगता है और जितने भी एससी-एसटी कास्ट कैटेगरी के बच्चे हैं, उनका ₹200 लगता है। प्रति आवेदन की बात करें तो ₹300 लगेगा। मान लीजिए कि आप 3 ग्रुप में फॉर्म को फिल अप करना चाहते हैं और जनरल कास्ट कैटेगरी से आते हैं, तो 3 ग्रुप का कितना हो जाएगा आपका ₹900 हो जाएगा, ठीक है? 3, 3, 6, 3, 900 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप एससी-एसटी से हैं, 3 ग्रुप में फॉर्म को फिल अप करना चाहते हैं, तो आपका ₹600 हो जाएगा क्योंकि आपका 2 ही ₹100 लगता है। ये चार्जेज़ वगैरह हैं। उसके बाद से नीचे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, फिर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो बता दे रहा हूँ, ठीक है? ये फीस के बारे में आप समझ गए चीज़ों को। फिर उसके बाद से थोड़ा-सा आगे चलते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने आपके कॉलेज वगैरह हैं, तो उत्तर प्रदेश में चल रहे कुल 147 आपके राज्य की मतलब गवर्नमेंट, फिर आपके एडेड जिसे हम अनुदानित कहते हैं, अर्ध सरकारी कहते हैं और 7 कह लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा और कई विभागों के द्वारा संचालित किए जाते हैं और 29 आपके पीपीपी मोड में जिसमें आपके प्राइवेट कह लीजिए कि कुछ सीटें रहती हैं, कुछ गवर्नमेंट सीटें रहती हैं एवं 2262 आपके कितने हैं प्राइवेट कॉलेज हैं, 2262 आपके प्राइवेट कॉलेज हैं। ये कुल कॉलेजों का आपका डेटा है, तो इससे अभी आपको कोई लेना-देना बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं है, बस कॉलेज का डेटा आप देख लीजिए कहाँ कितने सरकारी कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट हैं और कितने एडेड कॉलेज वगैरह हैं। उसके बाद से देखिए जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह है वो मैं आपको
बता दे रहा हूँ। अब इसके लिए कह लीजिए कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस किन बच्चों के लिए क्या रहता है, तो अगर आपका ग्रुप ए है, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप ए दिख रहा होगा, ठीक है? आपका 3 वर्ष का आपका कोर्स होगा, ठीक है? कितने वर्ष का कोर्स होगा? आपका 3 वर्ष का कोर्स होगा और उसके बाद से इसमें आपका कम से कम आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, अगर आप 2026 में 10th पास करने वाले भी हैं या फिर कहिए कि 12th पास करने वाले हैं, तो इस केस में आप ग्रुप ए में फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। कम से कम आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए कि हाँ, आप 10th पास होने चाहिए। अगर द 2026 में भी आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और मान लीजिए कि 2026 में अभी आप कह लीजिए कि 10th का कह लीजिए कि एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, आप 2026 में पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। आप ग्रुप ए में फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है ग्रुप ए के लिए कम से कम जो आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो 10th पास आप होने चाहिए और अभी मैं आपको ऐज के बारे में बता दे रहा हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब 10th कहने का मतलब है कि अगर आप 11th पास हैं, 12th पास हैं, आपने बीए किया हुआ है, कोई भी इसके ऊपर कोई भी कोर्स किया हुआ है, ठीक है? आप ग्रुप ए में फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। कम से कम की बात हो रही है कि आप 10th पास होने चाहिए। इससे ऊपर अगर आपने 11th किया हुआ है, 12th भी कर लिया है, आपने बीएससी भी कर लिया है, आईटीआई भी कर लिया है, जो भी किया है, तो आप कह लीजिए कि ग्रुप ए में फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं और चाहे अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है कि हाँ, हमने 12th पास कर लिया है या फिर हमने 10th के बाद से आईटीआई किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली ग्रुप के में जाकर के फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। इसी का जो चचेरा भाई मैंने आपको बताया था कि ग्रुप के में क्या होगा कि आपका पॉलिटेक्निक जो यहाँ पे 3 साल का होगा, उसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 साल का हो जाएगा। यही आपका ग्रुप ए और के में मेन आपका एक तरीके से डिफरेंस होता है। ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद से देखिए इसमें आपका सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस तो लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री रहता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है। ये आपके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 50 क्वेश्चन ये हो गए और एक आपका क्या होता है, मैथ होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। ये आपका अकेले 50 करिए कि परसेंट होता है, अर्थात 50 क्वेश्चन, अर्थात टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 25 आपके फिजिक्स से अर्थात भौतिक विज्ञान से, 25 आपके केमिस्ट्री से अर्थात रसायन विज्ञान से और 50 आपके मैथ अर्थात गणित से पूछे जाएँगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है। टोटल आपके 400 नंबर के कहिए कि आपके प्रवेश परीक्षा होते हैं और 400 में कोशिश करेंगे आप कम से कम आपको 200 के आस-पास अर्थात 50% के आस-पास आप नंबर ला लेते हैं, तो 100% है कि मैं कोई ना कोई आपको सरकारी कॉलेज वगैरह दिला दूँगा। आप कोशिश करेंगे कि इससे या फिर इससे ऊपर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में नंबर आए, ठीक है? इससे कम पे भी कभी-कभी एडमिशन हो जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। अगर आप कोशिश करेंगे कि हाँ, इतना या फिर इससे ऊपर अगर आपके प्रवेश परीक्षा में नंबर आ जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। तो ये ग्रुप ए हो गया, सिलेबस हो गया। उसी प्रकार से ग्रुप बी क्या है आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, जैसे आप कृषि जैसे कई लोग होते हैं, किसान कह सकते हैं एक तरीके से, उसके बारे में डिप्लोमा करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी देखिए क्वालिफ़िकेशन वगैरह वही है और इसमें जो सिलेबस है देखिए, आपका गणित हो गया, भौतिक और विज्ञान हो गया और आपका रसायन विज्ञान हो गया और आपका कृषि विज्ञान से संबंधित वही 50-50% पूछा जाएगा। 50% तो आपका गणित रहेगा ही रहेगा और 50% आपका देखिए भौतिक विज्ञान हो गया तथा रसायन विज्ञान तथा कृषि विज्ञान से थोड़े-थोड़े क्वेश्चन अर्थात पूछे जाएँगे आधे-आधे करके। तो ये आपका करिए कि इसका सिलेबस हो गया। फिर उसके बाद से ग्रुप सी हो गया, डी हो गया, जैसे फैशन डिजाइनिंग का कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे करिए कि गर्ल्स वगैरह होती हैं, तो कुछ कोर्स वगैरह फैशन डिजाइनिंग के करते हैं, तो वही क्वालिफ़िकेशन सबके लिए सेम है और इसमें देखिए अंग्रेजी एवं हिंदी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका कम्प्रीहेंशन हो गया, रीजनिंग हो गया और इंटेलिजेंसी हो गया, जनरल अवेयरनेस वगैरह हो गया, जीके वगैरह हो गया। इससे इसमें आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसमें भी ध्यान से देखेंगे तो देखिए आपका जो ग्रुप सी दिख रहा होगा, इसमें देखिए फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी का आपको कोर्स दिख रहा होगा, फिर होम साइंस का कोर्स दिख रहा होगा, तो इसके लिए आपका 2 ही वर्ष का एक कोर्स होता है, सबके सामने लिखा हुआ है। टेक्सटाइल डिजाइनिंग हो गया, टेक्सटाइल आपका डिजाइनिंग प्रिंटिंग हो गया, तो ये सब 3 साल के कोर्स होते हैं, ये 2 साल का भी होता है और सबके लिए क्वालिफिकेशन आपकी सेम है और ये आपका जो सिलेबस एंट्रेंस एग्जाम का वो भी आपका सेम है। फिर नीचे चलते हैं, आपका ग्रुप डी हो गया, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स हो गया, ठीक है? इसमें भी देखिए इसमें आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए और ये आपका दिख रहा होगा सिलेबस हो गया। अंग्रेजी से आपका अंग्रेजी हो गया और हिंदी हो गया, हिंदी कम्प्रीहेंशन आपका और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन हो गया, रीजनिंग वगैरह और इंटेलिजेंसी वगैरह, न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह और आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद से आपका देखिए यहाँ पे हो गया डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये आपका कोर्स कितने साल का होता है? आपका 2 साल का होता है। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, डी फार्मा का कोर्स करना चाहते हैं, तो आपका 2 वर्ष का ये कोर्स होता है। जैसे आपका पॉलिटेक्निक मेन कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। अगर आप ग्रुप के से भरते हैं तो आपका 2 साल का होता है, लेकिन डी फार्मा की बात करें, ये आपका 2 ही साल का कोर्स होता है और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आपका 12th पास होना चाहिए। अगर आप 26 में 12th पास करने वाले हैं या फिर पहले से पास कर चुके हैं, तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के कोर्स के लिए करिए कि अप्लाई कर सकते हैं, ग्रुप ई में अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने पॉलिटेक्निक ग्रुप ए के लिए देखा, तो उसमें आपका 10th ही था। इसके लिए आपका 12th है कि कम से कम आप 12th पास होनी चाहिए। अगर आप 11th में हैं या फिर 10th में हैं, तब इस केस में आप ग्रुप करिए कि ई में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं और इसमें देखिए आपका क्या सिलेबस होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है 50% और आपका बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका अकेले 50% हो गया और खंड 2 की बात करें तो आपका बायोलॉजी हो गया या फिर गणित। इसमें आपका ग्रुप कहिए कि एक ई1 आता है और एक आपका ई2 आता है, ठीक है? तो आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप कहिए कि मैथ वाले में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें आपका 50% मैथ रहेगा और 50% आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री रहेगा, वही सारी चीज़ें हैं।
फिजिक्स केमिस्ट्री भी सब में कॉमन है और मैथ आपका सब में 50% है। अगर आप बायोलॉजी वाले ग्रुप से कल के अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री तो 50% रहेगा ही, 25-25% करके फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा और फिर से उसके बाद से आपका 50% जो रहेगा वो आपका बायोलॉजी हो जाएगा, अर्थात कहिए कि आपका जीव विज्ञान हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपका ग्रुप कौन-सा है? ग्रुप आपका एफ है। फिर उसके बाद से आपका ग्रुप जी है, ठीक है? तो इसमें बहुत कम कहिए कि एक तरीके से ना के बराबर कहिए कि बच्चे कहिए कि अप्लाई करते हैं, कहिए कि इसमें एडमिशन वगैरह लेते हैं। देखिए, जैसे बीएससी हो गया या फिर आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह ये सब कोर्स वगैरह किया है, उसके बाद से आप ग्रुप एफ में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का कहिए कि कोर्स वगैरह कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा का कोर्स वगैरह कर सकते हैं। अगर आपके पास स्नातक की उपाधि वगैरह है तो स्नातक आपके पास क्वालिफिकेशन वगैरह है तो। और इसमें यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहा होगा किसमें कौन-कौन सा सिलेबस है। इसमें रसायन शास्त्र हो गया, जंतु विज्ञान हो गया, वनस्पति शास्त्र हो गया। तो इन सब ग्रुप में मेन आपका जो ग्रुप होता है मैं आपको बता दूँ मोटा-मोटी, ग्रुप ए हो गया, फिर आपका कहिए कि ग्रुप ई हो गया और आपका ग्रुप के हो गया। के में आपके के 1, के 2, के 3 मेन आपका 3 यही ग्रुप होता है और इन सब ग्रुप में आपके ना के बराबर बच्चे आते हैं, ठीक है? तो ये सारे वही ग्रुप है। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको एच दिख रहा होगा, होटल मैनेजमेंट का कहिए कि कोर्स दिख रहा होगा। इसमें आपका कहिए कि 12वीं कक्षा मतलब कि आप 12th पास होने चाहिए। ये आपका कहिए कि इसका सिलेबस दिख रहा होगा। फिर उसके बाद से आपका देखिए ये ग्रुप आपका के हो गया जिसमें आपके पॉलिटेक्निक के बच्चे अगर आप कहिए कि आपके पास 10th के बाद अगर आपके पास आईटीआई है या फिर 12th के बेस पे आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, कहिए कि 12th के बेस पे, तो इस केस में आप इस ग्रुप में कहिए कि फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक आपका 3 साल की जगह पे 2 ही साल का होगा, ठीक है? और इसमें देखिए आपका एक तो जो आपका सिलेबस रहेगा वो आपका कहिए कि जो 40% आपका सिलेबस है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा और 60% जो सिलेबस है जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हैं इसमें पहले ही आपको चूज़ करना होता है के 1, के 2, के 3 जैसे आप सिविल में जाएँगे या फिर इलेक्ट्रिकल में जाएँगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएँगे। जैसे आपका के 1 हो गया सिविल के लिए, अगर आप सिविल लाइन में जाना चाहते हैं तो आपके लिए सिलेबस क्या रहेगा? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान तो रहेगा ही 40%, इसके बाद से 60% आपका सिविल से संबंधित अर्थात घर कैसे बनते हैं, कंस्ट्रक्शंस उसके कुछ डायमेंशन वगैरह, इसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद से अगर आप के 2 में जाना चाहते हैं तो के 2 क्या है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, ट्रांसफार्मर, मोटर ये सब विद्युत वाले क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो ऊपर तो आपका यही रहेगा। आपका कहिए कि गणित वगैरह ये 40% है तीनों मिलाकर के, गणित हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया और रसायन विज्ञान हो गया, ये 40% है। जो 60% आपका बचा वो क्या रहेगा? आपका इलेक्ट्रिकल से संबंधित रहेगा कि हाँ, विद्युत ट्रांसफार्मर ये सारे मोटर वगैरह ये क्या होते हैं, किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, इसका सिलेबस पूरा इस हिसाब से रहेगा अर्थात इलेक्ट्रिकल से संबंधित रहेगा। फिर आप के 3 ग्रुप में अप्लाई करते हैं, इस ग्रुप में अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करिए कि आपको कहिए कि एक तरीके से कोर्स मिलेगा और इसमें भी वही सिलेबस है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो आपका रहेगा ही हाई स्कूल लेवल का, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, हाई स्कूल स्तर का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो ये आपका 40% रहेगा ही और 60% जो भी आप ब्रांच चूज़ करेंगे के 1, के 2, के 3, के 4 मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स उससे संबंधित आपके पास जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? ये आपका सिलेबस रहता है के वाले बच्चों के लिए। उसके बाद से चलते हैं और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। हाँ, लगभग वही सारी चीज़ें हैं। देखिए वही ग्रुप के बारे में डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। फिर उसके बाद से चलते हैं अब देखिए हाँ, आयु के बारे में आपसे कहिए कि बता दूँ मैं आपको, तो कम से कम आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? आपकी 14 साल होनी चाहिए पॉलिटेक्निक के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1/7/2012 होना चाहिए या फिर इससे पहले का होना चाहिए। अगर आपका इससे बाद का है 2013, 14, 15, 16, 17, 18 में आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो इस केस में आप पॉलिटेक्निक के लिए एलिजिबल नहीं है। वही आपका और सारे ग्रुप वगैरह हो गए, उसमें आपका कम से कम कहिए कि 16 वर्ष जिसमें कहिए कि आपका 12th पास माँगता है, ठीक है? तो उसमें आपका कम से कम आपकी एज 16 साल होनी चाहिए और इसमें देखिए या फिर ऐसे समझिए कि 1/7/2026 यहाँ पे दिख रहा होगा 1/7/2026 तक आपकी एज 16 हो गई होनी चाहिए। अगर 15 साल का लेके है और कुछ महीने हैं या फिर कुछ दिन है, तो इस केस में भी आप एलिजिबल नहीं है। कम से कम आपके 16 साल इसके लिए आपका ग्रुप ऑन अन्य जितने ग्रुप हो गए जो आपका 12th के बेस पे होता है, तो उसमें 16 साल होनी चाहिए और जो आपका कहिए कि ग्रुप ए वगैरह होता है, उसमें जिसमें आपका 10th के बेस पे सारी चीज़ें आपका कहिए कि क्वालिफिकेशन होता है, उसमें आपकी एज कितनी साल होनी चाहिए? 14 साल होनी चाहिए और 1/7/2012 ठीक है? या फिर कह सकते हैं आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1/7/2012 के पहले का होना चाहिए। 1/7/2012 के अगर बाद का है, तो इस केस में आपके सामने समस्या आ जाएगी अर्थात आप कहिए कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिल अप नहीं कर सकते हैं और कब से काउंट होगा? तो 1 जुलाई 2026 को याद रखना है। इस दिन तक आपका जो एज है वो 14 साल तक कंप्लीट हो गया होना चाहिए या फिर 14 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर इस दिन तक 1 जुलाई 2026 तक भी आपका एज जो है वो 13 साल कुछ महीने या फिर कुछ दिन है, तो इस केस में आप ग्रुप के लिए इस ग्रुप में अप्लाई नहीं कर सकते अर्थात आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिल अप नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद से अब आगे आपके लिए कुछ नहीं है, वही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जब आपका एडमिशन वगैरह होता है, तो ये सारी चीज़ें जाँच होती है। फिर आरक्षण होता है, कुछ सीटें होती हैं जैसे एससी, एसटी के लिए कि हर एक कॉलेज में इतनी सीट है, तो 21% उनके लिए
रिजर्वेशन रहेगा। जैसे सपोज करिए कि किसी कॉलेज में 100 सीट है, तो 21 सीटें क्या होंगी आपकी एससी के बच्चों के लिए रिजर्वेशन के रूप में रखी रहेंगी, ठीक है? तो इसी प्रकार से एसटी हो गया, ओबीसी का हो गया 27% होता है और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए हो गया आपका 10% हो गया और उसके बाद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लगभग मोटा-मोटी मान लीजिए कि 30 हो गया, ये 20-50 हो गया, ये आपका करिए कि 10-60 हो गया और जितनी सीटें बचती हैं वो किसमें आती हैं आपकी जनरल में आती हैं, ठीक है? तो ये आपका रिजर्वेशन होता है कि हाँ, अगर यहाँ पे इतनी सीटें हैं, तो इतने बच्चों का यहाँ पे एससी-एसटी का रिजर्वेशन रहेगा कि हाँ, इतने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन देना ही देना है। इसमें कोई और कैटेगरी का बच्चा नहीं आ सकता है, तो ये आपका आरक्षण होता है, कुछ रिजर्वेशन की सीटें होती हैं। अब चलिए थोड़ा-सा आगे चलते हैं, मोटा-मोटी मैंने आपको पूरा वही यहाँ पे सारांश दिया हुआ है, ठीक है? पूरा मैंने आपको बता दिया और अगर आपके मन में किसी प्रकार का संदेह होगा, कोई भी आपको जानकारी चाहिए होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके बारे में, मेन जो आप बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमको फॉर्म को कैसे फिल अप करना है और तैयारी कैसे करनी है? तो फॉर्म फिल अप करने के बाद बारे में अगर आपको बताऊँ, तो फॉर्म आपका फिल अप होना स्टार्ट हो गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा कि हाँ, आपको फॉर्म को क्या करना है, कैसे फिल अप करना है, उसको आप देख लेंगे और सही तरीके से फॉर्म को फिल अप करेंगे या फिर आप क्या करेंगे साइबर कैफे से भी फॉर्म को फिल अप करा सकते हैं। अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल अप कराएँगे, डिटेल्स को फिल अप कराएँगे कि कुछ कोई उसमें गलती ना हो, नहीं तो बाद में करेक्शन कराएँगे, फिर कहिए कि एक तरीके से मामला खराब हो जाता है, ठीक है? और तैयारी कैसे करनी है, तो अगर आपको अच्छे खासे तरीके से तैयारी करनी है, तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएँगे। करिए कि अच्छे खासे तैयारी के लिए आपको नोट्स मिल जाएँगे और ओरिजिनल आपको पिछले साल के करिए कि जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसके पेपर भी सभी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएँगे और ये सारी चीज़ें मात्र आपको ₹49 में देखने को मिल जाएँगी। अगर आप मार्केट से बुक वगैरह भी लेते हैं, तो काफ़ी आपका कॉस्टली पड़ता है। यहाँ से आपको इतने में ही आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी और पूरा गाइडेंस आपको यहाँ से दिया ही जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।